हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास क्लास टेंथ सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के लिए। जो पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रीयवाद का हम ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2025 के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत में आते हैं। ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी यूरोप। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ए हैब्सबर्ग, बी आर्लिया वंश, बी बुर्बो वंश, डी जारशाही। तो इसका राइट आंसर होगा सी बुर्बो वंश। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि जर्मनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिकल हेटारिया, डी डायट। तो इसका राइट आंसर होगा बी कार्बोनरी। चलिए प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, सी पारसा। इसका राइट आंसर होगा सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा सी प्रधानमंत्री। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। तो इसका राइट आंसर होगा डी नाविक। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन थ्री, डी बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर होगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8
प्रश्न नंबर 8वां है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी एवं सामंतों की। इसका राइट आंसर होगा बी व्यापारियों की। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजिनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम। इसका राइट आंसर होगा सी बिस्मार्क। चलिए प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, बी 1866 में, सी 1870 में, डी 1871 में। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1871 में। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा सूत्र रहा? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा सूत्र रहा? ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा बी यूनान। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ए 1820, बी 1821, सी 1822, सी 1823। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1821। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी हंगरी, डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा डी इंग्लैंड। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ए 1836, बी 1832, सी 1842, सी डी 1830। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1832। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ए हिगेल, बी बिस्मार्क, सी हम्बोल्ट, डी जैकब ग्रीम। इसका राइट आंसर होगा ए हिगेल। इसका राइट आंसर होगा हिगेल। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि प्रश्न नंबर 16 है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ए 1828, बी 1829, सी 1830, डी 1931। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1829। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ए तुर्की एवं रूस, बी यूनान एवं पोलैंड,
सी तुर्की और हंगरी, डी हंगरी और पोलैंड। पोलैंड पोलैंड तो इसका राइट आंसर होगा ए तुर्की और रूस। तुर्की और रूस। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? ए ऑस्ट्रिया और पर्सा, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी फ्रांस और पर्सा, डी पर्सा और रूस। तो इसका राइट आंसर होगा सी फ्रांस और पर्सा। फ्रांस और पर्सा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रिया, सी डी तुर्की। तो इसका राइट आंसर होगा डी तुर्की। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया है? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रिया, डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ए रूस। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडोन, बी सेडेवा, सी साइडोन, डी फ्रैंकफर्ट, डी फ्रैंकफर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा सेडोन। ए सेडोन। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडोवा का युद्ध, सी पर्सा डेनमार्क युद्ध, डी सेडोन का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा डी सेडोन का युद्ध। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए मेजिनी, बी गेरिबाल्डी, सी विक्टर इमानुएल, डी मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ए मेजिनी। इसका राइट आंसर होगा मेजिनी। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। तो इसका राइट आंसर होगा ए तुर्की को। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए 1815, बी 1818, सी 1820, डी 1848। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1815। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ए मेजिनी, बी गेरिबाल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर होगा डी बिस्मार्क। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27
प्रश्न नंबर 27 है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। ए बिस्मार्क, बी मेजिनी, सी काबूर, डी गैरिबाल्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए बिस्मार्क। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, डी गणराज्य, डी अधिनायकवाद। तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र, बी संवैधानिक राजतंत्र। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ए काउंट काबूर, बी बिस्मार्क, सी गैरिबाल्डी, डी मेजिनी। तो इसका राइट आंसर होगा बी बिस्मार्क। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1870 में कौन सी संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, बी पेरिस की संधि, सी वियना कांग्रेस की संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। ए मेजिनी, बी गैरिबाल्डी, सी काउंट काबूर, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट है, यही हमारा लास्ट प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा सी ब्रिटेन। यही हमारा लास्ट प्रश्न था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी अपना तैयारी कर सकें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।